तो बीरबल जी बताइए, आप हमें यहाँ क्या दिखाने लाए हैं? अभी तक आपने हमें ये नहीं बताया कि हम सबके यहाँ आने का मकसद क्या है। बताने का वक्त ही नहीं मिला विराट। जहांपनाह ने आदेश दिया और हम भी यहाँ चले आए। हम किस बात के लिए आए हैं उसका जवाब यह है कि इस राज्य के राजा दुष्यंत जहांपनाह के बड़े ही करीबी मित्रों में से एक है और राजा दुष्यंत के पास एक बहुमूल्य शंख है। वो उस शंख की नीलामी करना चाहता है। उनका शंख इतना बहुमूल्य है कि वो किसी भी इंसान के पास आ जाए तो वो छोटे मोटे राज्य का राजा कहला सके। अब राजा दुष्यंत का जो राज्य है वो हमारे रियासत में आता है और राजा दुष्यंत चाहते हैं कि इस नीलामी से जो भी धन इकट्ठा हो वो जहांपनाह को सौंप दे, जिससे आदिवासियों का पुनर्निर्माण हो। वाह बीरबल जी, बड़े नेक ख्याल है उनके। इसलिए जहांपनाह से कहलवाकर उन्होंने हमें यहां भेजा है। अब हम पूर्ण तरह से इस नीलामी में ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें और भी राज्य की समस्याएं हैं। इसलिए हम आपको यहां ले आए ताकि हमारी गैर मौजूदगी में आप नीलामी का ख्याल रख सकें। जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं बीरबल कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे और हम आपको बोलेंगे भी नहीं। समझ सकते हैं कि आपको और भी कई जरूरी मसले सुलझाने होंगे। फिर भी यदि आप कुछ देर यहाँ रुकते तो हम नीलामी की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा संतोष महसूस करते। यकीन मानिए राजा दुष्यंत, अगर हम रुक सकते तो रुक जाते। जाना जरूरी है और जहां तक नीलामी को लेकर आपकी चिंता है तो उस चिंता को भूल जाइए। इनसे मिलिए, ये हैं विराट। कहने को तो ये हमारे सहायक हैं, लेकिन आपके शंख की नीलामी की जिम्मेदारी उठाने में पूरी तरह सक्षम है। यकीन मानिए, जब तक ये यहां है आपकी नीलामी में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इस तरह के कामों में माहिर हैं ये, और फिर इनके साथ महमूद मियां भी है जो मुगलिया सल्तनत के एक बहुत ही होनहार कोतवाल है। यकीन मानिए, इन सब के रहते आपके बहुमूल्य शंख की नीलामी में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है बीरबल जी, यदि आप कहते हैं तो हमें भरोसा है कि आपके ये लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। देशमुख महाराज। आप और आपके सिपाहियों का पूर्ण सहयोग बीरबल के लोगों को मिलना चाहिए। महाराज, इनसे मिलाना तो मैं आपको भूल ही गया। यह है हमारे सुरक्षा मंत्री देशमुख। जो मेहमान नीलामी में आमंत्रित थे उनके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं और कुछ नए मेहमानों की सूची भी हमने तैयार की है। देशमुख, वो नए नामों वाली सूची इनको दे दी जाए। जी महाराज। राजा अनोखे लाल, इन्हें यहां आने का निमंत्रण किसने दिया? भाई, ये भी तो हमारे ही प्रदेश के राजा हैं। निमंत्रण तो इनको भी भेजना ही था। वैसे बात क्या है बीरबल? हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजा अनोखे लाल जमुनागढ़ के एक छोटे से राज्य के राजा हैं। धोखा और छल से इन्होंने ये राज्य बनाया है। मक्कारी इनकी फितरत है। शंख खरीदने की इनकी हैसियत नहीं, फिर भी ये इस नीलामी में आए हैं। दूसरा नाम है जमींदार आदिल अली। क्या नाम बताया आपने? जमींदार आदिल अली? अगर ये उसी प्रतापगढ़ का जमींदार है जिसे मैं जानता हूं तो माफ कीजिए महाराज, आपका शंख वाकई खतरे में है। आदिल अली अपने जमाने का मशहूर शातिर चोर, कई बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है। चुराए धन से कुछ जमीनें खरीदी और जमींदार बन गया। इसका यहां होना खतरे की बड़ी घंटी है। अगला नाम है व्यापारी दिलावर खान। लो इनकी कमी थी, ये भी हाजिर है।
आप इसे भी जानते हैं? जी हाँ बीरबल जी, एक नंबर का ठग है ये दिलावर खान। कहने को तो व्यापारी है, पर है एक नंबर का लालची, अय्याश, कफन खसोट इंसान। पहले खुलेआम ठगी करता था, अब तिजारत के नाम पर लूट खसोट करता है। यहाँ नीलामी में आया है तो जाहिर है शंख की कीमत अदा करके तो शंख लेने आया नहीं है ये। एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई है बीरबल जी। कैसी समस्या? आपके हाथ की सूची में चौथा नाम बेगम तराना, जमशेदपुर की बेगम तराना। पता चला है कि वो खुद इस नीलामी में इतना कीमती कमरबंद पहन कर आने वाली हैं, जिसकी कीमत भी किसी हल्के फुल्के आधे राज्य से कम नहीं है। हमें डर है कि हमारे खानदानी शंख के साथ साथ बेगम का गले का कीमती हार और कमरबंद के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुई, शंख तो हमारे हाथ से जाएगा और हमारे राज्य की इज्जत जाएगी सो अलग। राजा दुष्यंत, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। हो सकता है कि सारे लोग उस इरादे से यहां आए ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी की तो विराट और महमूद मियां तो हैं। इनके रहते हुए आपकी नीलामी में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। अब हमें चलना होगा राजा दुष्यंत, हमें देर हो गई। महाराज, अब नीलामी का समय हो गया है। ठीक है बीरबल, अब हमारे शंख की सुरक्षा का सारा दारोमदार आपके इन्हीं लोगों पर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब अच्छे से निपट जाए। चलिए हम चलते हैं। अब हमें भी चलना होगा, पर याद रहे यहां के हालात अब बदल चुके हैं। तस्वीर की सूरत वैसे नहीं है जैसे पहले थी। ज्यादा होशियारी और सावधानी बरतनी होगी। ये लीजिए विराट, और एक बात याद रखिए, अपने नाक और कान खुले रखिए, क्योंकि यही दो चीजें हमें आने वाले खतरे से सबसे पहले बचाती हैं। याद रहे। शंख को दरबार में नीलामी के लिए लाया जाए। साहिबान, अब ये नीलामी शुरू होती है। आपके सामने रखा है राजा दुष्यंत का वो बेशकीमती खानदानी शंख, जिसे पाने का सपना लेकर आप सब यहां पधारे। तो दिल खोल कर बोली लगाइए इस निहायत और खूबसूरत शंख की। 1 लाख मोहरे, 1.5 लाख मोहरे, 3 लाख मोहरे, 5 लाख। क्योंकि यहां उपस्थित 3 आदरणीय मेहमानों ने एक जैसी ही बोली लगाई है और फिलहाल ये निर्णय लेना कठिन है कि शंख किसको दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि शंख की नीलामी का दूसरा और अंतिम चरण कल संपन्न किया जाए और कल इन मेहमानों में से जो सबसे ज्यादा बोली लगाएंगे ये शंख उसको सौंप दिया जाएगा। इसीलिए सभी मेहमान कल तक की प्रतीक्षा करें और आज रात हमें अपने अतिथि सत्कार का अवसर प्रदान करें। खास मेहमानों के लिए आज रात हमने रात्रि भोज का आयोजन किया है। रात्रि भोज और शाही मदिरा का आनंद उठाएं। कल फिर यही भेंट होगी। तब तक के लिए ये नीलामी की सभा यहीं बर्खास्त की जाती है।
जैसे कि तय हुआ था, मैं शंख का ख्याल रखने जा रहा हूं और तू महमूद मियाँ के साथ यहीं रुकेगा, मेहमानों के बीच, और खासतौर पर इन तीनों परिंदों पर नजर रखेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें हुक्म दे रहे हो? हुक्म? और आपको? मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि मैं आपको हुक्म दे सकूं। ठीक है, आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, मेरे ख्याल से विराट तुम जाके शंख की हिफाजत करो और अब्बास तुम और मैं यहां इन तीनों पे नजर रखते हैं। सुना तूने? हाँ महमूद मियाँ ने क्या कहा? हाँ जो इन्होंने कहा वही करना है तुझे। ठीक है। मैं शंख का ख्याल रखने जा रहा हूँ और तुझे इनके साथ रहना है। ठीक? आप निकलो। जो हुक्म। सब ठीक है ना? जी हुजूर। मंत्री जी, ये बेगम साहिबा आई क्यों नहीं अब तक? भोजन के लिए सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महमूद मियाँ, वो देखिए, एक हमारा शातिर परिंदा सड़क रहा है। मुझे लगता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए। अब तुम हमें हुक्म दोगे? मेरी ये मजाल मैंने कब दिया आपको? मैं बताता हूं। शातिर परिंदा एक चला गया है, तुम उसके पीछे जाओ और मैं यहाँ इन पे नजर रखता हूँ। मैंने भी हाँ, जो मैंने कहा अब तुम वही करो। जो हुक्म मिले आता। माफी चाहते हैं। अब मंत्री जी, हमारा एक और शातिर परिंदा यहाँ से फुर्र हो गया है। आप इन सब पे नजर रखिए, हम जरा तुम लोग यहीं रुको। बचाइए, सुनिए, कोई है? यहाँ आइए, बचाइए। क्या हुआ? वो नकाबपोश। कौन नकाबपोश? हाँ, वो बेगम साहिबा तैयार होकर रात्रि भोज में शामिल होने आ ही रहे थे, तभी एक नकाबपोश आया और उनका कमरबंद छीनकर भाग गया। और बेगम तराना वो कहाँ है? वो उसके पीछे उस तरफ भागी है। सिपाहियों, मेरे साथ में आओ। अब्बास, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तू शंख के पास जा। हाँ ठीक है। क्या हुआ यहाँ? ये किसकी चीख थी? बेगम तराना, जल्दी आइए, बेगम तराना मिल गई। बेगम तराना, जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए, बेगम तराना मिल गई। साहिबा, होश में आइए बेगम साहिबा। बेगम साहिबा,
उठिए बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, उठिए बेगम साहिबा। हमारा कमरबंद, हमारा कमरबंद कहाँ गया? अरे हमारा कमरबंद चोरी हो गया। दासी, रुखसाना, कहाँ है हमारा कमरबंद? गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। क्या? क्यों? क्यों गिरफ्तार कर लिया जाए हमें? क्या किया हमने? अनजान बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमें पता है कि तुमने क्या किया है। इसलिए वो शंख हमारे हवाले कर दो। हमारा शंख इनके पास। जी महाराज, आपका शंख चोरी हो चुका है। जिसने आपका शंख चुराया है वो ये है, आदिल अली। क्या कह रहा है बास? सही कह रहा हूं विराट। आखिर इस शातिर ने अपनी असली औकात दिखाई दी। अभी अभी ये शंख चुरा कर भागा है और मैंने खुद इसका चेहरा देखा है। झूठ है ये, बकवास है ये। हम कैसे शंख चुरा सकते हैं? हमने कोई शंख नहीं चुराया। हम शुरू से सबके साथ थे, सबके सामने थे। झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ सब लोग गवाही दे सकते हैं कि हम उनके साथ वहां पर मौजूद थे। एक क्षण के लिए भी इनकी नजरों से हम ओझल नहीं हुए। पूछिए इन सबसे। ये सच है महाराज। जमींदार हर क्षण या तो हमारी नजरों के सामने थे या हमारी सिपाहियों के सामने। हमें नहीं पता कि कहां क्या हुआ, पर अब्बास ने जिन्हें देखा वो जमींदार आदिल अली नहीं थे। क्यों? हो गई तसल्ली? मिल गया दिल को सुकून? अब क्या कहोगे गुप्तचर महोदय? मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आप हम पर ये झूठा, बेबुनियाद और ये नाजायज इल्जाम हम पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि शक के दायरे में तो और भी लोग आते हैं, और खासकर ये व्यापारी दिलावर खान और ये राजा अनोखे लाल, जो उस वक्त चोरी में सबके साथ नहीं थे। तो फिर इन सबसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? हो सकता है जिसे आपने देखा हो वो इन दोनों में से कोई एक हो, क्योंकि रात को अंधेरे में मशालों की मामूली रोशनी में आपने इन्हें देखकर हमें समझ लिया। संभाल कर जमींदार, बोलने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में बोल रहे हैं। हम रात्रि का भोज छोड़कर गए थे, इसीलिए गए थे क्योंकि हमें उस माहौल में थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। दरअसल ऐसी शिकायत है हमारी तबीयत को। ताजी हवा लेने के लिए शाही बाग ढूंढते ही हमने देखा अचानक कुछ हो गया। इस बात पर अगर किसी को यकीन करना हो तो करें, वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और हम इसलिए बाहर गए थे कि कुछ ज्यादा पी लेने की वजह से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी थी। महाराज, ये रहा बेगम साहिबा का कमरबंद। हमारा कमरबंद मिल गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। रुखसाना, हम कितने खुश हैं कि हमारा कमरबंद मिल गया। ये लीजिए, हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। नहीं बेगम साहिबा, ये तो हमारा फर्ज था।
ये कमरबंद आपको कहाँ मिला कोतवाल महमूद अली? महाराज, शाही बगीचे में एक पेड़ के पास फेंका हुआ था। शायद चोर को एहसास हो गया कि अगर ये कमरबंद उसके पास होता तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता, इसलिए उसे वहां फेंक कर भाग गया। कमरबंद तो आपको मिल गया कोतवाल महमूद अली, परंतु हमारा खानदानी शंख हमारे हाथ से निकल गया। आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। गुस्ताखी माफ हो महाराज, तो हम कुछ कहें? कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, शंख चोरी होने से पहले और शंख चोरी होने के बाद तक यहां उपस्थित सज्जनों में से ना तो कोई महल के बाहर गया और ना ही कोई महल के अंदर आया। शंख चोरी हुआ है तो यह जाहिर सी बात है कि शंख भी यहीं पे है और चोर भी यहीं पे है। अगर किसी को आपत्ति ना हो महाराज, तो यहां पर सबकी तलाशी ले ली जाए, जिससे कि शंख का पता भी चल सकता है और चोर का भी। दिमाग खराब हो गया है आपका मंत्री देशमुख। ये कोई चोर उचक्कों उठाई गिरों की महफिल नहीं है जो आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। ये जाने माने सम्मानित लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और आप इस तरह से हमारी तलाशी लेकर हमारा अपमान नहीं कर सकते। कोई आपका अपमान नहीं कर रहा है राजा गोरखनाथ। मंत्री देशमुख केवल एक व्यवहारिक बात कर रहे हैं। वो चोर आप जैसे सम्मानित और संपन्न लोगों को ही अपनी ढाल बना रहा है। वो जानता है कि यहाँ किसी की तलाशी नहीं ली जा सकती, इसीलिए उसने यहाँ चोरी करने का दुस्साहस किया है। अगर आप सब लोग सहयोग दें तो उस चोर की ये ढाल ढह जाएगी और चोर बेनकाब हो जाएगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे अपनी मान प्रतिष्ठा का प्रश्न न मानकर हमारी सहायता के रूप में लें और तलाशी अभियान की अनुमति दें। ठीक है राजा दुष्यंत, यदि ऐसा है तो हम सब इस तलाशी के लिए तैयार हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं मित्रों। देशमुख, तलाशी अभियान शुरू किया जाए। महाराज, सबसे पहले मेरी और महमूद मियाँ की तलाशी लीजिए, क्योंकि हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना। देशमुख साहब आइए। महाराज, इन दोनों के पास शंख नहीं है। आज्ञा दीजिए महाराज, हम तुरंत लौटकर वापस आते हैं। आइए। अब आप लोग भी अपनी एक एक करके तलाशी दीजिए। आइए देशमुख साहब, सबसे पहले आप हमारी तलाशी लीजिए। महाराज, आपका शाही शंख मिल गया महाराज। क्या? शंख मिल गया? जी महाराज, लीजिए आपकी अमानत, आपका शाही शंख। कहां मिला आपको ये हमारा शंख? बहुत लंबी कहानी है महाराज, नीलामी की बात सुन लीजिएगा। फिलहाल अपनी नीलामी पूरी कीजिए। आप सबको जो कष्ट हुआ, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये तो बात की बात है, परंतु एक बेहद संतोषजनक बात यह है कि हमें हमारा खानदानी शंख वापस मिल गया और बेगम तराना को उनका कमरबंद। अब आप सब लोग विश्राम कीजिए, नीलामी कल की जाएगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, कल नीलामी में उपस्थित 3 राजाओं ने एक जैसी बोली लगाकर हमारे लिए यह निर्णय लेना कठिन कर दिया कि यह शंख किसे दिया जाए। परंतु आज की इस अंतिम और सबसे अधिक बोली लगाकर यह शंख प्राप्त करने का गौरव जिसे मिला है, वो है राजा रामकुमार। आइए राजा रामकुमार। ठहरिए, ठहरिए आप सब। राजा दुष्यंत, कल रात को जो कुछ भी महल में हुआ, उसकी रोशनी में एक छोटी सी आवश्यकता
हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपने आभूषण विशेषज्ञ को बुलाकर इस शंख की जांच कराना चाहेंगे। आप शौक से अपने आभूषण विशेषज्ञ से इसके असली या नकली होने की जांच करवा सकते हैं राजा रामकुमार जी। आइए जसराज, इस शंख की जांच कीजिए और बताइए कि असली है या नहीं। यह शंख बिल्कुल असली है महाराज, और ऐसा शंख दुनिया में केवल एक ही है, और वो है ये। मुबारक हो महाराज, मुबारक हो। अब तो आपको कोई शंका नहीं है राजा रामकुमार। जी राजा दुष्यंत, धन्यवाद। तो आज से हमारा ये खानदानी शंख आपका हुआ। कल रात दुर्भाग्यवश जो घटनाएं घटी, जिसने रात्रि भोज का सारा आनंद खराब कर दिया, हम अपने उसी अतिथि सत्कार को आगे बढ़ाते हुए आप सबके लिए आज फिर से रात्रि भोज का प्रबंध करते हैं। बचाओ, बचाओ। कहाँ चल दिए हुजूर, मिलकर नहीं जाओगे? अरे हमसे भी तो मिल लो। हाँ चोर कहाँ बच के? अरे बचाओ, बचाओ। तुम दोनों उसके पीछे जाओ, मैं महाराज को देखता हूं। क्या हुआ महाराज? भाग गया कमबख्त। महाराज आप चिल्लाए क्यों? किसी ने हम पे जानलेवा हमला किया। कौन था वो? हम देख नहीं पाए, वो एक नकाबपोश था। नकाबपोश? क्या हुआ? भाग गया। कौन था? शक्ल देखी? हाँ देखी। था कौन? क्या फर्क पड़ता है, अपनी चाल तो कामयाब रही। असली शंख तो मिल गया। ये बेशक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाई। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी रही, और वो ये कि हमें महाराज दुष्यंत का असली शंख मिल गया। शंख? जी महाराज। लीजिए आपका असली खानदानी शंख। असली शंख? असली शंख तो वो नकली शंख था महाराज, जिसे हमने आपसे कल नीलामी में खरीदा था। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके आभूषण विशेषज्ञ ने खुद शंख की जांच की थी। हमारे आभूषण विशेषज्ञ ने झूठ बोला था मंत्री, हमारे कहने पर। और हमने ये पूरा नाटक रचा था आपके विराट साहब के कहने पर। हम कुछ समझे नहीं। महाराज जी, मैं समझाता हूं। पहली बार जब शंख की चोरी हुई तो वो शंख असली था, और उसके बाद जो शंख हमने आपको पेश किया वो नकली शंख, ताकि शंख के चोर को यह लगे कि जो उसने शंख पहली बार चुराया था वो नकली था, और असली शंख अभी भी हमारे पास। ये सब जानने के बाद चोर जो है फिर से चोरी करने की कोशिश करे और पकड़ा जाए। पर मैं जानता था ये चोर जो कोई भी है इतनी आसानी से हमारी झूठी कहानियों में फंसने वाला नहीं था। इसलिए मैं
राजा रामकुमार के पास गया, उस चोर को पकड़ने के लिए उनसे मदद मांगी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। चोर को पूरा यकीन हो गया कि जो शंख उसने चुराया था वो नकली था और असली शंख अभी भी हमारे पास। चोर ने फिर से चोरी करने की कोशिश की और मैंने उसका पीछा किया। भागते चोर ने शंख को उछाला, यह समझकर कि वो शंख तो नकली है, और वो दूसरा शंख लेकर भाग गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जो शंख उसने हमारी तरफ फेंका वो शंख असली था, और वो जो लेकर भाग गया वो शंख नकली था। और इसी तरह से असली शंख जो है हमारे पास आ गया, जो कि अब राजा रामकुमार के पास। सुंदर, अति सुंदर विराट। हमें उसी समय सोच लेना चाहिए था जब बीरबल जैसे इंसान ने अपनी जगह आपको इस नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी थी। आप बीरबल ना सही, उनसे कुछ कम भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विराट। हम आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं राजा रामकुमार। वाह वाह विराट वाह, कितनी चालाकी से आपने इस समस्या को सुलझाया। शंख के चोरी हो जाने के बावजूद आपने शंख को ढूंढ निकाला। तारीफ तो बनती है। वाह, तारीफ तो ठीक है बीरबल जी। वैसे सच कहें तो मन को तसल्ली नहीं हुई अभी। वो क्या ना, मैं खुद को चोरों का बाप समझा करता था, मगर ये शंख चोर तो मेरा भी बाप निकला। मैं जानता हूं ये आदिल अली ही चोर है। मैंने और अब्बास ने खुद उसे शंख को चुराकर भागते हुए देखा था, पर उसने इतनी सफाई से अपने आप को यह साबित कर दिया कि जहां वो चोरी हुई थी वो वहां था ही नहीं। वो तो सबके सामने, सबके बीच में था। इसलिए जब दूसरी बार चोरी हुई तो मैंने दरबार में किसी से नहीं कहा कि मैंने उसे देखा, क्योंकि वो फिर से साबित कर देता कि जहां चोरी हुई है वो वहां था ही, क्योंकि वो तो महाराज की जान बचा रहा था उस हमलावर से जो नकाबपोश था। क्या पहेली है, कैसे एक ही वक्त पे दो जगह पे वो, समझ में नहीं आया। विराट, हम आपको आज एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक नवयुवक अपने अभिभावक के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उन दोनों की दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में नवयुवक को चोट आई, वो घायल हो गया, लेकिन उसका अभिभावक, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, मर गया। नवयुवक को चिकित्सालय ले गया गया। वहां पर उसे बचाने के लिए उसका चीर फाड़ करना बहुत जरूरी था, लेकिन चिकित्सालय के चिकित्सक ने उसका चीर फाड़ करने से इनकार कर दिया, यह कहकर के ये तो अभिभावक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अभिभावक की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो फिर अभिभावक चिकित्सालय में कैसे? अगर इस पहेली को आपने बूझ लिया विराट, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस शंख की नीलामी में पधारे। अब आप लोग विदाई ले सकते हैं। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए विराट, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली चोर कौन था, और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो नकली शंख कहां है। पर क्योंकि अब मैं ये जान चुका हूं कि असली चोर कौन है, तो क्यों ना इस विदाई समारोह से पहले यहां पर सबको बता दिया जाए कि असली चोर कौन है। तो महाराज, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो नकली शंख कहां है। जरा अपना कमरबंद देना।
ये रहा वो शंख। अब बारी है उस राज से पर्दा उठाने की जो बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ। आदिल अली के एक ही वक्त पर दो दो जगह मौजूद होने का रहस्य। बेगम तराना, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि औरत के इस रूप को सरेआम अपमानित नहीं करना चाहता। तो बेहतर होगा कि इस राज से आप ही पर्दा उठा दें। इनकी बातों में मत आना, कुछ मत बताना इन्हें। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कसम खाई थी कि जिस दिन भी हम किसी भी चोरी में नाकामयाब हो जाएंगे, हम ये काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और आज वो वक्त आ गया। तो जुड़वा भाई महाराज आदिल अली और रहमान अली शंख चुराने की इच्छा से ये दरबार में आए थे, एक असली रूप में और दूसरा बेगम तराना के रूप। योजना के मुताबिक बेगम बना रहमान अली ठीक उसी नाप का कमरबंद पहनकर आया था जिस नाप का शंख। रात्रि भोज के बाद उसने शंख की चोरी की और अपनी तीसरे साथी की मदद से, यानी कि दासी की मदद से एक झूठा नाटक खड़ा कर दिया और यह कहा कि कोई नकाबपोश आया था और उसने ये कमरबंद चुराने की कोशिश की और ये बेगम जो है उसके पीछे भाग गई। सारा शक जो है वो बेचारे दिलावर खान और राजा अनोखे लाल पर गया। दोनों जगह हंगामा मचाने के बाद इनकी योजना यही थी कि किसी तरह से उस शंख को वापस हासिल कर लिया जाए। इनकी ये चाल भी कामयाब रही, लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते थे कि ये मेरी ही चाल के मोहरे बन गए थे, क्योंकि इस बार जो इन्होंने शंख चुराया था वो असली नहीं था, नकली शंख। शायद इस राज से पर्दा कभी नहीं उठता, पर इनके एक सबूत ने इनकी पोल खोल दी और वो ये था कि रहमान अली ने नकली नाखून तो लगा दिया, लेकिन उस नाखून से खून बह रहा था जिसका वो इलाज नहीं कर पाया। अभी 2 पल पहले ही जब मैंने उनका पांव देखा तो उस पर खून का दाग, मेरी दिमाग की बत्ती जली। उसके बाद मैंने आदिल के पैर को देखा, उसका पैर बिल्कुल ठीक ठाक। इससे साबित हो गया कि जिससे मैं टकराया था वो आदिल अली नहीं था, वो रहमान अली था। आदिल अली का जुड़वा भाई रहमान अली। तो महाराज, ये हैं आपके दोनों असली चोर और ये है इनकी असली कहानी। सैनिकों, ले जाओ इन तीनों को और कारावास में डाल दो। क्या बात है बीरबल जी, भाग दो। तू तो बीरबल जी की तरह गुत्थियां सुलझाने लगा है। नहीं नहीं, दरअसल ये गुत्थी भी उन्होंने ही सुलझाई। उन्हीं की कहानी के एक सवाल के जवाब ने। बीरबल जी का सवाल क्या था? सवाल यह था कि लड़के का इलाज करने के लिए चिकित्सक ने यह क्यों कहा कि वो लड़के के शरीर का चीरफाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका अभिभावक है। कैसे? लड़के का पिता तो बहुत पहले ही दुर्घटना में मारा जा चुका था, फिर वो उसका अभिभावक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि वो चिकित्सक लड़के की मां थी, तो हुई ना वो उसकी अभिभावक। आदिल अली और रहमान अली के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारा सारा ध्यान जो है सिर्फ इसी तरफ लगा रहा कि एक शक्ल के 2 इंसान कैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान यहां नहीं गया कि एक शक्ल के एक आदमी और एक औरत क्यों नहीं हो सकते।
और उसके बाद मेरा ध्यान रहमान अली के पैर के नाखून पर गया और उसके बाद राज के सारे बादल छट गए। वाह विराट वाह, आखिर आपने हमारी पहेली का हल खोज ही लिया। वाह, क्या खूब खोज निकाला बीरबल जी। लेकिन अगर आपको पहले से पता था तो हमें बता देते, खामखा हमारा इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। पहले कैसे बताते महमूद मियां? अगर हम पहले बता देते तो ये क्या करते? इन्हें भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमारे बगैर इन्हें भी तो कुछ करने आना चाहिए, क्यों विराट? हाँ, ये ठीक कहा आपने। बीरबल जी, इतना बड़ा काम किया, पूरी नीलामी जो है वो खत्म करवा दी। अब कम से कम ये तो बता दीजिए कि हमारी रोशनी वो क्या है विराट के दिल्ली अभी दूर है, आप ऐसे ही काम करते रहिए, हम बता देंगे। महमूद मियां जी, चलिए अब नीलामी से इकट्ठा हुई रकम जहां पना तक पहुंचाते हैं।